हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बहू एक नंबर की चंट और चालू लड़की है। मुझे तो लगा था कि मैं उसे अपने जूते के तले दबा कर रखूंगी, लेकिन उसने तो मुझे ही जूती के नोक पर रख दिया है। सच में? हाँ महिमा, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बहू के आने से मेरे घर में सब कुछ बदल गया है। बेचारी, मुझे तुझ पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मैंने तो अपने लिए एकदम गौ बहू लाई है। 2 दिन हुए हैं शादी करके आए। कैसे क्या होता है ये उसे कुछ भी नहीं पता। अरे, बहुएं सास से कम होशियार होनी चाहिए, तभी वो सास के दबाव में रहती है, वरना पंछी की तरह फुर्र हो जाती है। हाँ महिमा, तू एकदम सही कह रही है। महिमा को हमेशा यही लगता है कि उसकी नई बहू वेदिका गांव की एक गंवार लड़की है। ऐसे ही एक दिन महिमा वेदिका से कहती है, अरे वेदिका बहू, प्रफुल्ल से 3,000 रुपए लेकर रखना, क्योंकि बिजली का बिल भी भरना है ना, इसीलिए। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी को बोल दूंगी। लेकिन बाद में जब वेदिका बिजली के बिल को देखती है, तब वो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, ये क्या, बिजली का बिल तो केवल 2,000 रुपए ही आया है। फिर आपने मुझे प्रफुल्ल जी से 3,000 रुपए मांगने को क्यों कहा? हैं? ये क्या बहू, तुझे पढ़ना भी आता है? हाँ माँ जी, आपको इतनी सी बात भी नहीं पता? मैं पढ़ी लिखी हूँ, और अभी थोड़े ही दिनों में मेरी छुट्टियां भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं जॉब पर वापस जाया करूंगी। क्या? अपनी बहू के बारे में ये सच जानकर महिमा एकदम हैरान और चकित रह जाती है। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की गरीब और गंवार है, लेकिन ये तो होशियार निकली। लेकिन नहीं, मैं इसकी होशियारी की जड़ ही मिटा दूंगी। जब इसका जॉब ही नहीं रहेगा तो ये खाक कुछ उखाड़ पाएगी मेरा। तब तो इसे घर में चूल्हा चौका और मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अब महिमा वेदिका को जॉब से निकालने की फिराक में होती है। एक दिन वो वेदिका को 200 लोगों का खाना बनाने को कहती है। आश्रम में सबको खाना भेजना है, पूरे 200 लोग हैं बहू, जल्दी जल्दी कर। हाँ माँ जी, मैं जल्दी ही बना रही हूँ। बस भगवान करे कि मेरा खाना टाइम पर रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेचारी वेदिका फटाफट सारा खाना बना देती है। माँ जी, सारा खाना बन गया है, अब मैं जाऊँ? अरे अरे, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो हाँ, फालूदा तो बनाती जा। और हाँ, आश्रम के बच्चों को रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वेदिका फटाफट से गुलाब जामुन, रसगुल्ले और फालूदा बना देती है। माँ जी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब कुछ बना दिया है, क्या अब मैं जाऊँ? अरे नहीं बहू, वो 200 लोगों के पापड़ तलने रह गए हैं, और बूंदी का रायता भी, वो कौन बनाएगा? टाइम तो निकला जा रहा है, पता नहीं मैं ऑफिस पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। खैर ठीक है, मैं अब भी रायता बनाकर पापड़ भी तल देती हूँ सारे। देखते ही देखते वेदिका ये काम भी फटाफट से कर लेती है, और अब महिमा के पास उसे एक्स्ट्रा काम देने को कुछ होता भी नहीं है। माँ जी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने सब कुछ बना दिया है, अब बस आपका खाना खाना ही बाकी है। आपको तो आपको भी खिला दूँ? अरे नहीं बहू, ठीक है, अब तू चली जा। और इस तरह इतना सारा काम करने के बाद भी वेदिका टाइम पर ऑफिस चली जाती है। वेदिका का मल्टीटास्किंग देखकर महिमा उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसे इतना सारा काम देकर भी इसने सब कुछ एकदम टाइम पर खत्म कर दिया, और ऑफिस भी चली गई। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इसकी जॉब का पत्ता गुल तो करके ही रहूंगी मैं। ऐसे ही एक रोज वेदिका रात में जागकर
एक जरूरी प्रेजेंटेशन बना रही होती है। वेदिका, कितनी रात हो गई है, तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। नहीं प्रफुल्ल जी, मुझे किसी भी हाल में ये प्रेजेंटेशन पूरा करना ही है, भले ही मुझे इसके लिए रात भर जागना क्यों ना पड़े। अगर आज ये प्रेजेंटेशन नहीं बना तो मेरा जॉब तो हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। महिमा उन दोनों की बातें सुन लेती। अच्छा जी, तो ये माजरा है। अब तो इसका प्रेजेंटेशन बर्बाद करके ही रहूंगी, जिसके बाद इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर वेदिका रात भर जागकर प्रेजेंटेशन बनाती है और सुबह महिमा मौके पे चौका मारते हुए वेदिका के ऑफिस वाले लैपटॉप को ही गायब कर देती है। जब वेदिका अपने लैपटॉप को उस जगह पर नहीं पाती तब वो बहुत घबरा जाती है और वो लैपटॉप को हर जगह ढूंढने लगती है। हे भगवान, मेरा लैपटॉप कहाँ चला गया? तुम चिंता मत करो वेदिका, मिल जाएगा, मैं भी ढूंढता हूँ। प्रफुल्ल और वेदिका मिलकर उस लैपटॉप को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो लैपटॉप मिलता ही नहीं। जाने दीजिए प्रफुल्ल जी, अभी मेरे पास लैपटॉप ढूंढने का वक्त नहीं है। ऑफिस की मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने पेन ड्राइव में पूरी पीपीटी ऑलरेडी सेव करके रख दी है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे वाह, चलो ये तो बढ़िया है। हैं, ये क्या? इसने तो इस मामले में भी चालाकी से बाजी मार ली। आखिर ये कौन सी मिट्टी से बनी है? महिमा की एक और चाल नाकामयाब हो जाती है और वेदिका ऑफिस में अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। अगले दिन पूरे घर में ढूंढने के बाद वेदिका को लैपटॉप स्टोर रूम में मिलता है। अब धीरे धीरे वेदिका अपनी होशियारी और चालाकी से महिमा से आगे निकलती जा रही थी। वही महिमा की सारी चालें उस पर ही उल्टी पड़ती जा रही थी। पूरे घर का रिनोवेशन कराना है, लेकिन कैसे क्या करें, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी दिमाग बंद पड़ चुका है। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? रिनोवेशन के सारे फैसले तो मैं ही लूंगी ना। देखो, हम वो दीवार पर हरे और नीले रंग लगाएंगे और वो गांव से सारे फर्नीचर भी लाएंगे जो मजबूत होते हैं। लेकिन माँ जी, ये सब बहुत पुराने जमाने की तरह हो जाएगा। इतने डार्क कलर की जगह हम लाइट और कूल कलर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑफ वाइट, लाइट पिंक एंड लाइट येलो। उससे घर में रौनक भी बनी रहेगी। फर्नीचर भी हम आज के ट्रेंड का ही लेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हम हल्के कलर इस्तेमाल करेंगे तो घर में उजाला भी लगेगा। हाँ वेदिका, मुझे भी तुम्हारी ये राय बिल्कुल सही लगी। अपने बेटे और पति को वेदिका का साथ देते हुए देखकर महिमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नालायक, निकम्मी, नासपीटी, छीन ले, सब कुछ छीन ले मुझसे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और महिमा फिर से अपनी सहेली रोमिला को मिलती है और वो उसे थक हार कर सब कुछ बताती है। अरे रोमिला, तब तू परेशान थी और अब मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी बहू तो इतनी चंट है कि उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया है। पहले तो घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन उस चुड़ैल के आने के बाद सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा है। उसने तो मेरे पति और मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया और उन दोनों को भी अपनी ओर कर लिया। क्या? हाँ रोमिला, उसका जॉब छूट जाए इसलिए मैंने उससे बहुत काम कराया। उसके काम में कई सारी बाधाएं लाई, लेकिन वो हर एक मुसीबत को मात देकर आगे बढ़ी। जब उसे मैंने 200 लोगों का खाना बनाने को कहा तब उसने वो भी बनाया और इसके बाद वो टाइम से ऑफिस भी पहुंच गई। महिमा, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे तेरी बहू तो मेरी वाली से लाख गुना अच्छी है। अरे उसकी चालाकी और होशियारी कुछ काम तो आती है। अरे तेरी बहू तो घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती है
और वही दूसरी तरफ मेरी बहू, वो दिन रात मुझसे ही सारे काम कराती है और खुद महारानी आराम फरमाती है। हैं? तेरी बहू ऐसी है? हाँ महिमा, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। तेरे भाग्य में एक हीरा आया है, हीरा, जिसे तूने कभी ठीक से परखा ही नहीं। तेरी बहू एकदम बेस्ट है महिमा। वो भले ही होशियार और चालाक है, लेकिन सारे काम सही से करती है, सबको एक साथ खुश रखती है, घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। और क्या चाहिए तुझे? हाँ रोमिला, शायद तू सही कह रही है। मैंने ही मेरे घमंड के चलते कभी इस नजरिए से अपनी बहू को देखा ही नहीं। वेदिका बहू वैसे है तो बहुत ही अच्छी, मैंने ही उसे परखने में देर कर दी। जिस बहू पर मुझे गर्व महसूस करना चाहिए था, उसका मैंने बहुत तिरस्कार किया है। इस तरह अंत में महिमा को अपनी बहू की कीमत समझ आती है और उस दिन के बाद से वो उसके साथ अच्छे से पेश आती है। धीरज अपने पिता रामकिशोर और माता इंदू के साथ रहता है। धीरज की बहन कोमल की शादी होने वाली होती है और अपनी शादी के लिए कोमल ने एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनवाया होता है, लेकिन ऐन वक्त पर उस लहंगे का ब्लाउज फट जाता है। ये देखकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट में मुझे नीचे जाना है, मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है। अब मैं अपने लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज पहनूंगी? तभी वहां पर एक मेहंदी आर्टिस्ट आई होती है, जिसने कोमल की मेहंदी बनाई होती है। उसका नाम रचना होता है। रचना कोमल से कहती है, कोमल दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है। मैं अभी आपका ब्लाउज वापस लौटा देती हूँ। क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगी रचना? रचना कोमल के ब्लाउज की जगह मेहंदी कोन से मेहंदी ब्लाउज की डिजाइन बनाती है। जब वो डिजाइन कोमल आईने में देखती है, तब वो एकदम चकित रह जाती है। ओह माय गॉड, ये तो एकदम रियल ब्लाउज लग रहा है। वाव, क्या कमाल का चमत्कार किया है तुमने रचना। थैंक यू सो मच। तुम्हारा तो ये मेहंदी ब्लाउज वाला डिजाइन बहुत ही सुंदर है, मेरे फटे हुए ब्लाउज से भी ज्यादा सुंदर है। यू आर वेलकम दीदी। अब चलिए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ रचना, चलो। कोमल और रचना नीचे मंडप में जाती और थोड़ी ही देर में कोमल और उसके मंगेतर की शादी हो जाती। शादी में आए सभी लोग कोमल की ब्लाउज की खूब तारीफ करते। वाह वाह कोमल बिटिया, ये ब्लाउज तो बहुत ही बढ़िया लागत रही। कहाँ से खरीदा? जरा हमका भी वो दुकानवा का पता बताई दो। सच में कोमल, ये ब्लाउज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कोमल बिटिया, तुम्हारे लहंगे के साथ जो ब्लाउज था वो तो दूसरा था, और ये ब्लाउज तो अलग है बेटा। ये ब्लाउज मैंने खरीदा नहीं है माँ। वो लहंगे वाला ब्लाउज तो फट गया। वो तो शुक्र है इस मेहंदी आर्टिस्ट रचना का, इसने ही ये मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन किया है। का? इसका मतलब ये मेहंदी का ब्लाउज है? वाह वाह, क्या डिजाइन है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेहंदी का ब्लाउज है, ये तो हकीकत में एक ब्लाउज ही लग रहा है। रचना बिटिया, हम भी तुमसे मेहंदी वाला ब्लाउज बनवाने जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हमका भी बनवाना है तोहरा से ऐसन सेम टू सेम मेहंदी ब्लाउज। ठीक है काकी जी, आप जब भी बोलो मैं मेहंदी ब्लाउज लगवाने आ जाऊंगी आपके घर। रचना को देख शादी में मौजूद कोमल का छोटा भाई धीरज रचना को पहली नजर में ही देख उसे प्यार कर बैठता है। वो उसका नंबर लेकर बाद में उससे मिलने जाता है और दोनों की बातें और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। वही रचना अपनी मेहंदी ब्लाउज के लिए धीरे धीरे करके मशहूर होने लगती है और उसे बहुत से ऑर्डर मिलने लगते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस रचना, तुम कितनी तरक्की करने लगी हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो सब तुम्हारी दीदी की बदौलत है ना। उस दिन शादी में मैं मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनाती और ना ही इस तरह मशहूर हो जाती। हाँ रचना, तुमने बिल्कुल सही कहा। दीदी की तो शादी हो गई, लेकिन हमारा क्या? अब बस बहुत हुआ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब हमें शादी करनी चाहिए। हाँ धीरज, मुझे भी अब इंतजार नहीं होता। हम जल्दी शादी करेंगे। धीरज और रचना दोनों के परिवारों के बीच बातचीत होती है और दोनों का रिश्ता पक्का होकर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रचना की सास इंदु को रचना का यूं बाहर काम करना खटकने लगता है। धीरज, तेरी बीवी को समझा कर रख। हमारे घर की बहुएं बाहर का काम नहीं करती। उसे अपने घर गृहस्थी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। सुबह हुई नहीं कि निकल पड़ती है ये महारानी अपनी मेहंदी ब्लाउज के ऑर्डर्स के लिए। वो भूल रही है कि वो एक गृहिणी है। लेकिन माँ, वो घर के सारे काम निपटा कर ही तो बाहर जाती है। नाश्ता, खाना, सफाई सब कुछ तो करके जाती है वो। तो कोई मेहरबानी नहीं करती है वो। और एक बहू को इन सब कामों के अलावा भी और कई काम होते हैं। तू उसकी वकालत मत कर, वरना मैं तुझे उसके साथ घर के बाहर निकाल दूंगी। ये सब वहां पर आई रचना सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अरे वाह, आज चांद जल्दी कैसे निकल गया। बहुत जल्दी ससुराल का रास्ता दिख गया तुझे आज। हाँ, माफ कीजिए माँ जी। देख रचना बहू, मैं तुझे इज्जत से कह रही हूँ, तू अपना ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम बंद कर दे, वरना मैं ना चाहते हुए भी वो सारे कदम उठाऊंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको हो। बेचारी रचना को अपनी सास के आदेश का पालन करना पड़ता है और वो मेहंदी ब्लाउज का काम बंद कर देती है। और अब सास उससे दिन रात घर के काम करवाती है, जिस कारण रचना बहुत थक जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक से धीरज की नौकरी छूट जाती है, जिस कारण अब घर में पैसों की समस्या आ जाती है। लाभ ढूंढने पर भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। घर में सारा राशन भी खत्म होने आया है। मैं भी क्या कर सकता हूँ माँ, इतनी कोशिशों के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। इंदु के पास अब और कोई चारा नहीं होता। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे रचना बहू, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तेरे पेट पर लात मारी है, तेरे काम को रोकने की सजा मिली है मुझे आज। मेरे बेटे की नौकरी छूट गई, लेकिन आज ये सास अपनी बहू से विनती करती है कि तू जाकर अपना काम कर और अपने परिवार की मदद कर बहू। अब तू ही है जो हम सबको बचा सकती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। धन्यवाद बहू, तू सच में एक बहुत ही अच्छी बीवी और एक बहुत ही अच्छी बहू है। मैंने ही तुझे समझने में देर कर दी, या फिर कभी समझना ही नहीं चाहा। थैंक यू सो मच रचना। रचना मेहंदी ब्लाउज डिजाइन का काम फिर से शुरू करती है और ढेरों पैसे कमाने लगती है और अपने ससुराल वालों को भी संभालती है। कुछ महीनों बाद धीरज को एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिलती है और साथ ही रचना अपना एक खुद का बुटीक भी खोलती है, जिसमें वो मेहंदी ब्लाउज डिजाइन्स के ऑर्डर लेती है और वो आगे जाकर खूब नाम और शोहरत कमाती है।